हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के क्लास में। और आज जो हमें फाइनली पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 एजुकेशनल साइकोलॉजी में। और 13 नंबर जो चैप्टर होगा इसका नाम होगा भाषा विकास, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट को जो है हिंदी में संप्रत्यय भी बोलते हैं, तो संप्रत्यय को समझना थोड़ा सा जो है वो हार्डनेस जो है वो फील आती है, इसलिए जो हम है इसको कंसेप्ट ही बोल के समझेंगे ताकि जो है बेहतरीन तरीके से आपको जो है समझ में आए। तो आइए और शुरू करते हैं भाषा विकास का। आखिर जो है भाषा का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, और टीचर यानी कि जो है शिक्षा में ये जो है किस तरह से जो है हमारे ऊपर हावी होता है, किस तरह से जो है ये जो चीज़ है ये हमारे विकास में जो है खास करके मानव समाज के विकास में किस तरह ये हमारी सहायता करता है। और उम्मीद है कि जो है ना ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। चलिए और शुरू करते हैं। भाषा जो है ये जटिल संप्रत्यय यानी कंसेप्ट है जिसका अपवर्जन उपवर्जक परिभाषा देना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी जो है रेबर ने 1995 में इसकी एक परिभाषा दी है और उनके अनुसार जो है भाषा का अर्थ है जो कुछ हम बोलते हैं इच्छाधीन परंपरागत प्रतीकों जिनके द्वारा जो है हम अर्थ को सूचित करते हैं, संस्कृति द्वारा निर्धारित मौखिक हाव भाव के प्रतिरूप जिसे हम एक विशेष स्थान तथा समय पर में जो है पाले जाने के बल पर जो है अर्जित करते हैं, वह संचार जिसके माध्यम से अपने भाव विचार और अनुभव को जो है कुटबद्ध करते हैं। व्यवहारों का जो है सर्वाधिक अनुपम मनवोचित और मानवों का जो है अत्यधिक सर्वव्यापी व्यवहार। कहने का मतलब है दोस्तों कि भाषा जो है ना एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हमारी और आपकी भाषा ना मिले तो किसी चीज़ के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हुए भी एक दूसरे को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है भाषा जो है ये एक जो है बहुत ही जटिल संप्रत्यय है, यानी बहुत ही जटिल जो है एक कंसेप्ट है। परंतु अगर जीवन जीने के लिए भी है ना भाषा का मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। खास करके मानव सभ्यता में, जीव जंतुओं में तो थोड़ी बहुत चलती है परंतु मानवीय सभ्यता में ये चीज़ नहीं चलती। भाषा की जो है एक लंबी परिभाषा है और वेबस्टर ने जो है इसकी एक काम चलाऊँ भाषा की जो है परिभाषा दी है और उनके अनुसार जो है भाषा का तात्पर्य भाव या विचार को व्यक्त करने या फिर जो है संचारित करने के जो है मौखिक या फिर भिन्न साधन से है। तो भाषा की जो है कुछ विशेषताएं हैं और इसका स्वरूप क्या है ये और इसको देख लेते हैं। भाषा जो है केवल मानव में ही पाई जाती है, रियलिटी है। और मौखिक भाषा या फिर जो है लिखित भाषा अथवा जो है प्रतीकात्मक भाषा जिसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज का भी जो है उपयोग जो है करते हैं। और इनका उपयोग जो है मानव करते हैं, पशु नहीं करते हैं। हालांकि पशु भी करते हैं उस भाषा का प्रयोग। कहने का मतलब है वो चाहे बोली से करते हो या फिर कुछ और चीज़ से। जैसे कि एक बंदर जो नॉर्मल है ना, अगर वो किसी अपनी भाषा में जो है चिल्ला दे और वो बता दे कि मैं दुख और दर्द में हूँ तो हजारों बंदर एक साथ आ जाते हैं अगर वहाँ पे अवेलेबल होते। कैसे? कहीं ना कहीं उनके अंदर ये जो एक समझ है। एक कौवा जो काँव काँव बोलने लग जाता है वो दुख में होता है तो हजारों कौवे उसके आसपास आके मंडराने लग जाते हैं। कैसे? उनका जो है अपनी भाषा की जो है एक समझ है, एक पहल है, इसीलिए ना। दूसरा नंबर है भाषा एक जो है वाणी या फिर भाषण है जो मानवीय होता है और मनुष्य जो है वाणी को समझ सकता है तथा जो है वाणी के माध्यम से अपने विचार या फिर भाव को व्यक्त कर सकता है। लगभग 4-5 वर्ष की आयु तक बच्चों में जो है वाणी के अर्थ को समझने तथा जो है वाणी के माध्यम से अपने विचार या फिर जो है भाव को व्यक्त करने की जो है योग्यता ये विकसित होती है। इसके बाद जो है भाषा का जो है स्वरूप ये प्रतीकात्मक होता है। यानी जैसे कुत्ता शब्द जो है वास्तव में एक प्रतीक है, लेकिन और जो जिससे जो है पूरा एक समाज का जो है ये प्रतीकात्मक जो है बोध होता है। इसके बाद जो है भाषा की विशेषता यह है कि यह एक क्रमबद्ध होती है, गत्यात्मक होती है और पूर्ण होती है। भाषा का परिवर्तन होते रहता है और बच्चे जो है नए नए शब्द सीखते रहते हैं। और आज भी हम लोग हैं ना हमेशा, खास करके या तो टीचिंग में या फिर स्टूडेंट लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। पाँचवा नंबर है भाषा का संबंध संस्कृति से होता है। इससे एक जो है
सांस्कृतिक प्रपंच भी कहा जाता है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग जो है एक ही भाव या फिर विचार को जो है भिन्न भिन्न शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। भाषा विकास का अर्थ क्या होता है, ये और थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। भाषा के अर्थ को हम समझ चुके हैं, स्पष्ट हो चुका है कि भाषा जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन ये जो है इस प्रक्रिया के जो है फलस्वरूप या बालक में जो है परिपक्वता से जो है निर्धारित होती है। इस दृष्टिकोण से भाषा विकास का अर्थ जो है वह योग्यता है जो बालक की परिपक्वता के अनुपात में अपने भावों तथा विचारों को जो है दूसरों तक पहुंचाने अथवा जो है दूसरों के भाव या विचारों को ग्रहण करने में सहायक होती है। शुरू में जो है नवजात शिशु केवल रोता है, फिर बलबलाता है, फिर एक शब्द के द्वारा अपने भाव की जो है अभिव्यक्ति करता है और अति जटिल जो है वाक्यों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को मौखिक या लिखित रूप की या फिर जो है शारीरिक संकेतों के माध्यम से व्यक्त करने में सक्षम बन जाता है। मौखिक भाषा जो है बहुत प्रारंभिक वर्षों में विकसित हो जाती है। 3 वर्ष की आयु तक बच्चे बातचीत में काफ़ी निपुण बन जाते हैं। प्राक यानी जो है प्री स्कूल्स में के अंत तक जो है वाक्यों को समझने और बोलने के योग्य बन जाते हैं और लिखित भाषा का उपयोग करने लग जाते हैं। भाषा विकास की जो है कुछ अवस्थाएं होती हैं। पहला है जन्म रोदन, यानी बच्चा जब जन्म लेता है ना तो फिर उस समय रोता है और उसका जो भाषा होता है वो रोना है। उसे भूख लगा है तो भी रो गया, और माता भी समझ लेती है भैया अगर वो भूखा है तभी रो रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, चोट लगा है या फिर कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ कमी रह गई है उसके अंदर, तभी वो रो रहा है और इस तरह वो अपनी भाषा को जो है व्यक्त करता है। दूसरा है बलबलाने की अवस्था, यानी कि जो है इस अवस्था में बच्चे जो है अस्पष्ट अवध्वनि करने माँ माँ करके या फिर और भी कच करके और बोलने लग जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बहुत बलबलाने लगते हैं, कुछ कुछ वाक्यों को बलबलाने लगते हैं और इस बलबलाने के व्यवहार को जो है भाषा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके बाद एक शब्दीय अवस्था, जब बच्चा माँ करना सीखता है, पा करना सीखता है, बा करना सीखता है, तो उस समय जो है एक शब्दीय भाषा का विकास होता है। और यह जो है ये एक शब्दीय भाषा ये 6 माह से लेकर और करीब किसी किसी बच्चे में 2 साल तक भी ये जो रहती है। इसके बाद चौथा नंबर है सरल वाक्य अवस्था। उस समय बच्चा जो है ना वो माँ माँ बोलते हैं ना, पानी पीना है माँ बोलते हैं, दूध बोलते हैं, ऐसे ही कुछ चाहिए तो फिर उसी हिसाब से वो बोलते हैं। तो ये भी जो है सरल वाक्य जो है अवस्था है, और इसकी भी जो है अवस्था ये करीब 2 वर्ष से लेकर और 6 माह अथवा जो है 3 वर्ष के 6 माह से लेकर करीब करीब 3 वर्ष की जो है अवधि में देखी जाती है। इसके बाद जटिल वाक्य अवस्था 3 वर्ष से लेकर और 5 वर्ष की आयु में बच्चे जो हैं जटिल वाक्यों को भी सीख लेते हैं और उनकी जो है शब्दावली भी जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाती है। और एक सामान्य जो है अध्ययन में पता चला है कि जब बच्चा जो है 1 वर्ष या फिर 6 माह की जो है आयु वाले जो बच्चे होते हैं उनके बालकों की जो औसत शब्दावली की संख्या 10 होती है। 2 वर्ष के बालकों की जो है औसत शब्दावली 30 शब्दों की होती है, वहीं जो है 3 वर्ष के बालकों की शब्दावली 150। और विद्यालय में प्रवेश करते वक्त जो है वह 5वें 6ठे वर्ग में जो है बच्चे पहुँचते पहुँचते करीब करीब 5,000 की जो है शब्दावली उनकी हो जाती है। और इन अध्ययनों से जो है ज्ञात हो जाता है कि भाषा बच्चों में पहले जो है सामान्य शब्दावली विकसित होती है और फिर उसके बाद जो है कठिन शब्दावली विकसित होती है। शब्दावली विकास पर जो है पारिवारिक वातावरण, माता पिता की सहभागिता, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा आदि कारकों का जो है निश्चित तथा विभेदक प्रभाव पड़ता है और वे अपनी भाषा इनके अभाव में जो है भाषा दूषित भी बन जाती है। तथा माता पिता को तथा शिक्षक को जो है भाषा विकास के जो है निर्धारित कारकों से अवगत होना जरूरी है। इसके बाद है भाषा विभाग जो है विकास को प्रभावित करने वाली कारक क्या क्या हैं, आइए और इनको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है पारिवारिक स्थिति। भाई कई सारे परिवार हैं जहाँ पे जो है ना हमेशा बेहतरीन तरीके से बातचीत किया जाता है, इज्जत वो से बोलना, नई नई भाषाओं का प्रयोग करना, बच्चों को सिखाना, और इसमें जो है माँ की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चे के पास सबसे ज़्यादा माँ ही रहती है, तो वहीं जो है भाषा को सिखाती है, उससे बात करती है और बच्चा जो है उनके हाव भाव को सीखता है और विकास वहाँ से हो जाता है। दूसरा जगह है जो ये है पड़ोस एवं अभिजात समूह। क्योंकि बच्चे जो हैं आयु बढ़ने के साथ साथ वो जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि वो
आस पड़ोस के बच्चों के साथ जो है उनकी बॉन्डेशन बनती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, बड़े लोग हों या फिर छोटे लोग हों, बच्चे उस समय खेलने पे जो है खास करके जोड़ देते हैं। तो वहाँ से जाते हैं और कुछ भाषा सीखते हैं। तो अगर बच्चे जो हैं अच्छे परिवार से हैं तो अच्छी अच्छी भाषाएं अगर वो भी सीखे हैं, बातचीत अच्छा करते हैं, तो बच्चे भी अच्छा सीखते हैं। लेकिन अगर बातचीत अच्छा नहीं करते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। गांव में लोग ऐसे ही नॉर्मली बोल देते हैं कि अगर अपने भाषा में बोला जाए भोजपुरी में, तो लोग बोल देते हैं कि अरे ये खराब लड़का सन के संगत दे के और ये खराब बन गए। ऐसा ही बात किया जाता है भोजपुरी में। तो रियलिटी है कि अगर बच्चे अच्छे बच्चों की संगत ना पकड़ें तो बिगड़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं दोस्तों। इसके बाद एक खेल के और खेल के साथ ही बच्चे सबसे ज़्यादा जो है एक एज होने के, जब वो 3 से 4 साल के एज में होंगे तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो अपने साथियों को जो है उसी एज के साथी को चुनते हैं। और वहाँ से जो है खेल में नई नई भाषाओं का जो है वो ना उनके साथ उनके पास जो है वो शब्दावली आती है। कई सारे बच्चे जो है कुछ भाषाएं सिखाते हैं, कुछ शब्दों को सिखाते हैं, कुछ वाक्यों को सिखाते हैं, ये नहीं है ये है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, इसको ये नहीं ये बोला जाता है। तब वहाँ से जो है, चूँकि हम लोग गाँव से रहे हैं तो गाँव में एक चीज़ें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है। और बच्चों को हम भी खिलाते हैं तो वहाँ से बच्चों को है ना कई सारी चीज़ें देखते हैं और कुछ चीज़ को देखते हैं, बोलते हैं ये भैया ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसको एकरा के का कहा जाला, ऐसे ही वो कई सारी बातों को बोलते हैं। तो वहाँ से जो है अगर बच्चे अच्छे परिवार से हैं तो अच्छा ही भाषा सीखेगा। और थोड़ा सा उस परिवार से है तो फिर वो क्योंकि वहाँ से वो सीख के आया है। और हाव भाव जो है कारक जो है माता पिता अगर झगड़ते हो या फिर वैसी स्थिति हो जहाँ पे थोड़ा गाली गलौज वाला जो व्यवहार होता हो, तो बच्चे भी वैसी चीज़ें बहुत सीखते हैं। और इस चीज़ को याद रखिएगा, बच्चे जो हैं अच्छे चीज़ों को थोड़ा देर लगता है सीखने में, लेकिन बुरी चीज़ों को बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं। इसके बाद है भाषा की संख्या। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अगर बच्चे जो हैं छोटे हैं तो क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जो नॉर्मली होता है, क्योंकि हम लोग आते हैं भोजपुरी रीजन से। मैं जो पर्सनली आता हूँ भोजपुरी रीजन से आता हूँ, लेकिन बचपन से ही हम लोग पढ़ना हिंदी में शुरू किए। तो वहाँ पे जो है हमारे पास, और बाद में जब पहली क्लास से ही गए तो वहाँ नर्सरी से ही हमें ABCD सीखने को मिल गया, मैथ सीखने को मिल गया। हमारी जो अपनी जो लैंग्वेज थी भोजपुरी, उसके बारे में कुछ भी हमें सीखने को नहीं मिला। चलो ठीक है, बोलचाल की भाषा में तो ये भाषा में बेहतरीन तरीके से विकसित हो ही गया था। लेकिन आज भी हमें पता नहीं है भोजपुरी लिखी कैसे जाती है। अगर लिखने को मिल जाए तो कई सारी त्रुटियां कर देंगे। हालांकि लिखने में हिंदी जैसा है कोई अलग नहीं है, थोड़ा का थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, संस्कृत और हिंदी वाला थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जब बच्चे छोटे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भाषा विकास की, तो वहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि बच्चे एक ही साथ 4-4 5-5 लैंग्वेज सीखें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो है परिपक्वता, हालांकि ये सारे बच्चों पे जो है सेम नहीं होता, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि शुरू शुरू में बच्चा को है ना केवल एक लैंग्वेज सिखाया जाए। अगर एक लैंग्वेज वो सीख लेता है और उसमें थोड़ी सी उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है, समझ आ जाती है, और वो चीज़ जो है उस लैंग्वेज जो है किसी चीज़ को के अंदर जो है को रिलेट कर पाता हो, तो जब को रिलेट कर पाएगा तो इस चीज़ों को शुरू शुरू में वो थोड़ा सा समझ में आए। जैसे हमने सेब पढ़ा, आम पढ़ा, तो आम को मैंगो बोलते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा, मैंगो मतलब आम, एप्पल मने सेब, बनाना मतलब केला। ऐसे ऐसे चीज़ें जो बच्चों के सामने दिखने वाली हो, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, इसको हिंदी में ये बोलते हैं, भोजपुरी तो होती है हमारी लैंग्वेज। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये चीज़ समझने वाली बात हो जाती है। और बच्चों के अंदर जो है अगर सिंगल समय में एक भाषा विकास हो तो वो बेहतरीनता की तरफ बढ़ जाते हैं। और अगर कई भाषाओं का एक ही साथ, तो सामंजस्य कई सारे बच्चे नहीं बिठा पाते हैं। मैं सारे बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है 100 में 5 बच्चे बेहतरीन हो उन क्षेत्रों में कि एक साथ 4-5 जो भाषाओं का सामंजस्य बैठा लेते हैं, सामंजस्य बैठा लेते हैं। लेकिन जब सिंगल बात आती है तो वहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि खास करके जब पढ़ा रहे हों एक समय में एक ही भाषा सिखाई जाए। इसके बाद है शिक्षालय, यानी कि जो है स्कूल। स्कूल में भी जो है भाषा सीखने को मिलता है और भाषाओं का विकास होता है। शिक्षक आते हैं और ऐसा किताब में रटी रटाई चीज़ों को पढ़ाना एक शिक्षक का काम नहीं होता, बल्कि बच्चे के अंदर जो है, देखो भाई सीधी सी बात, एक बात समझ लो कि टीचिंग का मतलब क्या होता है। रियलिटी, जब बच्चा है तो पढ़ना उसी को है, याद उसी को करना है।
तो किसी के द्वारा लिखा गया है जो नॉर्मल चीज़ कि भाई ये जो है इसके द्वारा लिखा गया है और ये ऐसे हो, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, ये बता देना ये टीचिंग नहीं है। बल्कि जो है, क्योंकि बच्चा को सीखना वही है, सीखना वही है, लेकिन इसके साथ साथ बिहेवियर बच्चे को सिखा पाए आप, पढ़ना कैसे है सिखा पाए, कॉन्सेप्ट जो है आप बता पाए, और बेहतरीनता कैसे लेके आई जा सकती है, और बच्चों का जो है माइंड वो एक्सटेंड कैसे किया जाए। एक्सटेंड का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब फैलाया कैसे जाए, उनको उनका जो है जो सोचने का जो है क्षमता है उसको बृहद कैसे बनाया जाए, एक्सटेंड कैसे किया जाए। अगर आप ये कर पाते हैं तो फिर आप एक अच्छे टीचर बन के उभरोगे। टीचर ही नहीं बल्कि आप जिस फील्ड में भी जाते हो वहाँ पे आप बेहतरीन काम कर सकते हो। तो कंसेप्ट समझाना बच्चों को मेन होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा ये हो जाता है भाषा विकास में जो है बाध्यताएं क्या क्या आती है। आइए और इनको हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो भाषा विकास में जो है बाध्यता बनती है। पहला है विलंबित भाषा। विलंबित भाषा का मतलब क्या हुआ कि कई सारे बच्चे हैं जिनके अंदर, कुछ बच्चे 6 से 7 महीने 8 महीने या फिर जो है 1 साल के अंदर ही बोलने लग जाते हैं थोड़े अच्छे तरीके से, 2 साल के अंदर 3 साल में एक्सपर्ट बन जाते हैं। लेकिन कई सारे बच्चे हैं जिनकी जो है भाषा वो 4 से 5 साल के तक विकसित नहीं हो पाती है, और वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि उनका जो है लर्निंग जो एबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। भाषा विकास जो है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉब्लम है वो थोड़ा उनमें अकर करता है, यानी उनमें होता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर टाइमली नहीं हो पाता है तो दिक्कत हो जाता है। तो भाषा विकास जो है ये हो जाता है, और ख़ास करके जो है शहर की अपेक्षा जो देहात के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है भाषा विकास ये थोड़ा कम ही हो पाता है। और जिस वातावरण में जो है बच्चे नए नए शब्दों को सुनेंगे जानेंगे वहाँ पे भाषा विकास ज़्यादा होता है। जो बच्चे टीवी वगैरह ज़्यादा देखते हैं या फिर कुछ ऐसे शो देखते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो फिर वहाँ पे वो जो विकास है वो ज़्यादा हो जाता है। यही तो होता है ना, कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी चंचल होते हैं, उनको कई सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, वो ना उस नॉलेज को कहीं ना कहीं से वो गेन किए होते हैं, तभी जाके वो किसी भी चीज़ को वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है बाणी दोष, यानी जिसको हम स्पीच डिफेक्ट्स बोलते हैं। और ये जो है सबसे पहले बाणी दोष, जिसको समझना चाहिए कि किस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं। जैसे दिन हर्षी में भी लिखा जाता है, दिन दीर्घी के में लिखा जाता है। तो इस चीज़ को DEAR भी होता है और DEER भी होता है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि भाई इन दोनों का मतलब क्या होगा, हाव भाव क्या होगा, और इसको हम समानार्थक शब्द बोलते हैं। और जब आप समानार्थक शब्दों को नहीं समझ पाते हैं तो दिक्कत ये हो जाता है, असमानार्थक शब्द बोल रहा हूँ मैं, समानार्थक शब्द नहीं बोलते हैं यार, इसको हम बोलते हैं कि ये एक ही जैसा है, लेकिन क्या है ह्रस्व दीर्घी में अंतर होने के चलते इसको हम जो है जैसे दिन में एक दिन का मतलब दिवस हो जाता है, दिन का मतलब एक गरीब हो जाता है, ऐसे ही कई सारे अर्थ हैं। क्रम और कर्म दोनों में अंतर है। क्रम का मतलब संख्या, यानी एक समान, एक स्टेप बाय स्टेप वाली जो बात हो जाती है, और एक कर्म मतलब काम से मतलब हो जाता है, तो दोनों में अंतर है। तो इन दोनों के बीच में भी बच्चों को जो है भाषा बाणी दोष जो है सिखाना जरूरी होता है। इसके बाद कई बार जो है हम लैंग्वेज में जो है गलत बोल देते हैं, या फिर वाक्यों को गलत बोल देते हैं। जैसे राम ने रोटी खाया, सीता ने भात खाई, जबकि रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है, भात पुल्लिंग है। तो सीता ने भात खाया, राम ने रोटी खाई। तो ये चीज़ जो है समझाना भी बच्चों को, तो वहाँ पे हमें हिंदी में खास करके पढ़ना पड़ता है जब बच्चे छोटे होते हैं वहाँ पे, कि जो है दी गई वाक्यों को सुधारें। तो ऐसे ही जो है वहाँ पे हम सीख सकते हैं, और बच्चों के अंदर जो है ये सारी दोष आती है। इसके बाद है तीसरा नंबर, भाषा विकृतियाँ। और इसमें जो है कुछ विकृतियाँ होती है, जैसे उच्चारण जो है। इसके बाद हकलाना भी होता है, बच्चे हकला के बोलते हैं। तो ये दोस्त जो है हकला हकला कर बोलना, ये थोड़ा सा जो है संकुचित तो बच्चे बोलते हैं। लेकिन जब ये कुछ ज़्यादा दिन तक रह जाता है, रुक कर बोलते हैं, जैसे पानी को पानी बोलते हैं, ऐसे ही और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें वो बोलते हैं। तो हकलाना भी जो है एक भाषा विकृति का ही जो है एक रूप है।
इसके अलावा जो है तुतलाना, यानी जो तोतराह बोलते हैं बच्चे, जैसे रोटी को लोटी बोल देते हैं, ऐसे ही कई सारे शब्द हैं जिनको वो ऐसे बोले। क्रम को जो है कलम बोल देते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद जो है अस्पष्ट उच्चारण, कई बार भाषा विकास नहीं हो पाता है, लैंग्वेज डेवलप्ड नहीं हो पाया, तो बच्चे जो हैं वो अस्पष्ट उच्चारण करते हैं, और जो अस्पष्ट उच्चारण करते हैं तो सामने वाले को जो है समझने में काफ़ी ज़्यादा उसके अर्थ को दिक्कत होती है, जिसके चलते ये जो प्रॉब्लम है ये आ जाती है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए बच्चों के अंदर जो है वो उच्चारण जो है, सबसे पहले उच्चारण स्थान, अकुह विसर्जनीयनाम कंठ, इच्व्यसनाम तालु, ऋटुरसनाम मूर्धा, ऋतुसनाम दंता, उपपदमानीयनाम निष्ठौ, यथैतो कंठ तालु वकरस दंतोष्ठम, और यमंगड़ा नाम नासिका। शायद आप इसको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ये जो है उच्चारण स्थान है शब्दों के, जैसे वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऐसे ही जो है हो गया, य हो गया, इनका जो उच्चारण स्थान कंठी होता है। अकुह विसर्जन, विसर्ग का भी जो है वो कंठी होता है। इच्व्यस नाम तालु, हरस्व दीर्घ का जो है ये तालु से होता है। इसके बाद जो च्वर्ग हो गया, ये भी तालु से होता है। और तालाब का भी जो है उच्चारण स्थान ये भी तालु से होता है। तो ये जो है दोस्तों, अभी खास करके मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मैं बता रहा हूँ, और साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, चूँकि हिंदी मेरी छठी सातवीं क्लास से ही बेहतर रही है, और उसी समय का थोड़ा बहुत व्याकरण भी याद है, तो रट्टा रटाया चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। अगर नहीं होता तो, हालांकि समझ अब आया, रटते उस समय थे, लेकिन समझ में आ जाया। और करीब करीब आई थिंक देखें तो करीब 13 से 14 साल हो गए पढ़े हुए, और वो चीज़ें याद भी आज भी जहन में है, और सबको याद रहती है। ऐसा नहीं है कि मुझे ही है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ याद है। इसके बाद जो है वाणी विकृति और वर्ग शिक्षक, इसके बारे में आइए और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि शिक्षक जो हैं वो क्या कर सकते हैं अगर किसी के पास जो है वाणी विकृति है, तो इनको हम बेहतरीन तरीके से थोड़ा देख लेते हैं। पहले नंबर में वर्ग शिक्षक जो है वाणी विकृतियों से जो है पीड़ित बच्चों की पहचान करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बच्चों की वाणी विकृति की पहचान करके उनके साथ अनुकूल व्यवहार करते हैं। दूसरा नंबर है वर्ग शिक्षक इस बात को स्वीकार करते हैं कि अमुक बालक अमुक वाणी विकृति का शिकार है, अतः वे न केवल वाणी विकृतियों से पीड़ित बालक की पहचान करते हैं बल्कि इसे स्वीकृति भी देते हैं। वे जानते हैं कि इन विकृतियों की जो है शुरुआत या प्रारंभिक वर्षों से जो है ये देखी जाती है, किंतु उम्र बढ़ने के बाद जो है ये समाप्त हो जाती है। वैसे ही तीसरे नंबर में कुछ बच्चों में हकलाना तुतलाना आदि जो है वाणी विकृति जो है उम्र बढ़ने पर भी दूर नहीं होती। इसके कारण जो है मनोवैज्ञानिक और जो है सामाजिक और संवेगात्मक कारण होता है। जिन शिक्षकों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, वे वाणी विकृति से पीड़ित बालकों को स्वीकृति, स्नेह या फिर सहानुभूति देते हैं और दंड देने से परहेज करते हैं, और वे जो है बच्चों को चिढ़ाने और तिरस्कार से बचते हैं। इससे जो है बच्चे की जो है ये वाणी विकृति में जो है सुधार भी आ जाती है। इसके बाद जो है चौथा नंबर जागरूक का शिक्षक जो है ये भाषा संस्कृति या फिर वाणी विकृति से जो है पीड़ित बच्चे के ऊपर दबाव जो है वाली जो है परिस्थितियों में नहीं डालते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में जो है शीघ्रता से जो है प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती है, और इससे भी बच्चों में जो है वाणी सुधार की जो है संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद पाँचवें नंबर में है कि वर्ग में जो है शिक्षकों को चाहिए कि वो वाणी विकृति से जो है पीड़ित बच्चे में सुधार लाने का प्रयास न करें। वर्ग में सभी सामान्य बच्चों के सामने किसी बालक की जो है भाषा विकृति के सुधार लाने की कोशिश ना करें, उनमें इसमें इससे जो है उसके अंदर हीन भावना जो है वो उत्पन्न हो सकता है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि वो बालक को जो है भाषा विकृति को सुधारने का प्रयास अकेले में करें, एकांत में बताएं। इसके बाद जो है भाषा और शिक्षा विकास, शिक्षा और शिक्षा विकास, भाषा विकास के बारे में थोड़ा सा हम जान देते हैं, एजुकेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट। और आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो हम सब जानते हैं शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक हो जाती है औपचारिक शिक्षा और एक हो जाती है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो है स्कूल में दी जाती है, किसी के अधीनस्थ दी जाती है, किसी गुरु के अधीनस्थ दी जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा खेल वगैरह में दी जाती है, और उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व नहीं भी किया जाता है। तो भाषा और जो भाषा के बारे में पता चल गया, और इसका जो है विकास कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, इसको आइए और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। समय तो लगेगा, 5 से 7 मिनट इसके लिए देना पड़ेगा, लेकिन क्या है ना कि यहाँ हम शिक्षक के लेवल से भी पढ़ा रहे हैं, टीचिंग के लेवल से भी पढ़ा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा।
पहला नंबर है अनौपचारिक में कि बच्चों में जो है भाषा विकास में जो है पारिवारिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और यहाँ जो है बालक का संबंध अपने माता पिता भाई बहन अन्य व्यवस्थकों के साथ काफ़ी घनिष्ठ होता है। अतः माता पिता को चाहिए कि अपने पारिवारिक वातावरण को जो है अधिक जो है उत्तेजक बनाने का प्रयास करें, ताकि बच्चों का में जो है समुचित विकास हो सके। दूसरा नंबर है कि बच्चों के भाषा विकास के लिए श्रवण संवेदना का विकसित होना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे जिस शब्द को सुनते हैं केवल उसी को सुनते हैं, अतः सीखते हैं। अतः जो है माता पिता को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करते समय नए नए शब्दों का प्रयोग करें, ताकि उनकी जो है शब्दावली अधिक से अधिक विकसित हो सके। तीसरा नंबर यह भी सत्य है कि बच्चे जो है दूसरे लोगों के जो है किसी शब्द को जो है जिस ढंग से या फिर जो है जिस रूप से बोलते हैं या फिर बोलते हुए सुनते हैं, उसी रूप में उस शब्दों को जो है बोलना सीख लेते हैं। अतः जो है बच्चों के सामने जो है गार्जियन को कभी भी सही शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, सही वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। भाषा विकास में जो है बच्चों के साथ जो है वो बातचीत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके साथ जो है हम शुद्ध रूप से जब बातचीत करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके अलावा जो है बच्चों के भाषा विकास में जो है कहानी की बहुत ज़्यादा जो है कहानी और संगीत जो है ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप करता है उनको। तो उनको ना थोड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ दें, और ख़ास करके मोटिवेशन और सीखने वाली उनकी जो है सीखने वाली और उनकी रुचि वाली कहानियाँ दें, ताकि बच्चे जो है खेल खेल में कई सारी चीज़ें सीख जाएँ। इसके बाद जो है अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा में क्या होती है ये देख लेते हैं। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, वर्ग शिक्षक होते हैं, स्कूल होते हैं, और वहीं पे जो है बच्चे औपचारिक शिक्षा को लेते हैं। पहला नंबर है कि वर्ग शिक्षक को चाहिए कि वह किसी शब्द का उच्चारण जो है शुद्ध रूप में और स्पष्ट रूप में करें, और कारण यह कि बच्चे जो है जिस रूप में जो है किसी शब्द का जो है उच्चारण सुनते हैं, उसी रूप में उसका उच्चारण करना सीख लेते हैं। और दूसरा नंबर की वर्ग लेते समय जो है शिक्षकों को जो है व्यक्ति भिन्नता सिद्धांत का जो है ध्यान रखना चाहिए, कि हर व्यक्ति जो है बुद्धि रुचि और क्षमता के जो है हिसाब से अलग अलग होते हैं, और उन्हीं के हिसाब से उनके ऊपर दबाव भी डालना चाहिए या फिर उस हिसाब से उनको सिखाना चाहिए। तीसरा नंबर है शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को जो है शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करे, क्योंकि रुचि के अभाव में जो है बच्चे शिक्षक की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं और नए नए शब्दों को सीखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके बाद है चौथा नंबर, शिक्षक को चाहिए कि वर्ग के जो है बच्चों को आवश्यकता अनुसार कहानी सुनाए। कहानी सुनाते समय ध्यान रखें कि बच्चे की आयु और रुचि के जो है वो अनुकूल हो, खास करके जो कहानी वो सुना रहे हैं। इसके बाद जो है बच्चों को वाद विवाद करने का अवसर देना चाहिए, कन्वर्सेशन करने का अवसर देना चाहिए, ताकि जो है वो अपनी बातों को अपने ढंग से रख सकें और उनके अंदर जो है भाषा का विकास वो हो सके। इसके बाद छठा नंबर है कि बच्चों जो है खेल में बहुत चीज़ें सीखते हैं, तो खेल कूद की जो है उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और शायद हर स्कूल में होता ही है, ऐसा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो है बच्चे टीचर जो हैं ये खास करके बच्चों को जो है पुस्तक वगैरह भी पढ़ने का अवसर दें बेहतरीन तरीके से, ताकि बच्चे जो हैं बेहतर बन सकें। इसके बाद कंसेप्ट डेवलपमेंट है। भाषा विकास तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम कंसेप्ट डेवलपमेंट। आइए और इसको शुरू करते हैं कि संप्रत्यय जो विकास होता है, याद रखिएगा प्रत्यय और संप्रत्यय, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, कई कई जगहों पे मिलेगा, तो हो सकता है कई जगहों पे मैं कंसेप्ट बोलूँ या फिर ना भी बोल पाऊँ, तो सब प्रत्यय या संप्रत्यय आए तो वहाँ पे आप कंसेप्ट ही समझिएगा। तो शुरू करें, आइए और शुरू करते हैं संप्रत्यय आखिर है क्या। आइए और देख लेते हैं प्रत्यय संप्रत्यय, व्हाट इज कॉन्सेप्ट। तो प्रत्यय जो है एक प्रतीक है जिससे जो है वस्तुओं की जो है समान विशेषताओं का बोध होता है। और सैंडफोर्ड ने कहा है कि भिन्न भिन्न जो है उत्तेजनाओं की जो है समान विशेषताओं के प्रति सीखी गई प्रतिक्रिया को जो है प्रत्यय कहते हैं या फिर कंसेप्ट कहते हैं। और संप्रत्यय या फिर जो है प्रत्यय वास्तव में जो है एक चयनात्मक तंत्र है, जिसमें जो है व्यक्ति उपस्थित उत्तेजना तथा पूर्व अनुभव का के बीच जो है संदर्भ जो है वो स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। और इसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि विनाके ने जो है इसकी जो है परिभाषा दी है 1992। उन्होंने कहा कि संप्रत्यय व्यक्ति के जो है मानसिक संगठन में एक प्रकार का चयनात्मक तंत्र है, जो है पूर्व अनुभव तथा जो है
वर्तमान उत्तेजनाओं में जो है एक संबंध स्थापित कर देता है। वैसे ही मोसिस ने 1976 में परिभाषित करते हुए कहा है कि जो है समान तत्वों के आधार पर विशिष्ट व्यक्तियों, वस्तुएं एवं घटनाओं को विभाजित करने हेतु मौलिक श्रेणियों को हम संप्रत्यय कहते हैं। वैसे ही जो है मोरिस ने इसके बाद संप्रत्यय विकास का अर्थ क्या है आइए और इसको हम देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। संप्रदाय विकास का जो है अर्थ यह है कि बच्चों के में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के प्रत्यय या फिर जो है संप्रत्यय कैसे विकसित हो जाते हैं। बच्चे जो है प्रारंभिक वर्षों में संप्रत्यय सीखने में अधिक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, लेकिन प्राक आयु विद्यालय यानी प्री स्कूल एज तक उनमें जो है संप्रत्यय विकसित की क्रिया तेज हो जाती है और किशोरावस्था तक उनमें जो है जटिल संप्रत्यय भी विकसित हो जाते हैं, जटिल कंसेप्ट भी जो है विकसित हो जाते हैं। इसके बाद संप्रत्यय की विशेषताएं आई और उसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है कि संप्रत्यय जो है संवेगी सामग्री नहीं है, बल्कि जो है संवेदी सामग्रियों के विस्तारण तथा संयोजन का जो है एक परिणाम है। इसके बाद दूसरा नंबर है संप्रत्यय यानी जो कंसेप्ट है ये प्रणाली के पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। तीसरा नंबर है संप्रत्यय जो है यानी कंसेप्ट जो है एक चयनात्मक तंत्र है जो भिन्न भिन्न संवेदी वस्तुओं के बीच जो है संदर्भ जो है संबंध स्थापित करता है। यह तंत्र जो है व्यक्ति के एक विशेष मानसिक संगठन का जो है उपज है। इसके बाद चौथा नंबर है कि संप्रत्यय का जो है संबंध ये प्रतीकात्मक रूप से होता है। विभिन्न उत्तेजनाओं में जो है संप्रत्यय की जो है उत्पत्ति होती है। मनुष्य में यह जो है प्रतीकात्मक रूप में होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है यह प्राणी की जो है आंतरिक प्रक्रियाओं की दृष्टि से जो है संप्रत्यय तथा संप्रत्यय का जो है संबंध चयनात्मक कारकों से होता है। इसके बाद छठा नंबर है हायाकावा 1947 में इन्होंने कहा कि प्रत्यय की जो है एक विशेषता है कि यह जो है प्रत्यय के सूचक तथा जो है गुणार्थक दोनों अर्थ में निश्चित होते हैं। इसके बाद छठा नंबर है प्रत्यय का संगठन की शुद्धता तथा स्थिरता जो है परिवर्तन हो सकता है, कंसेप्ट जो है चेंज हो भी सकता है। इसके बाद जो है कंसेप्ट के प्रकार क्या क्या हैं आइए और इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर जो है इसके कई चार भागों में मुख्य रूप से इसको बांटा गया है। पहला नंबर है सरल संप्रत्यय जिसको हम सिंपल कंसेप्ट बोलते हैं। इसके बाद एक कंजक्टिव जो है कंसेप्ट होता है, एक हो गया हमारा डिसकंजक्टिव कंसेप्ट होता है और एक हो जाता है रिलेशनल कंसेप्ट। तो आइए और सबसे पहले हम सरल संप्रत्यय यानी जो है सिंपल कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जब वस्तुओं को किसी एक निश्चित विशेषता के जो है आधार पर एक वर्ग में रखा जाता है तो इसे सरल संप्रत्यय कहा जाता है। इस प्रकार के संप्रत्यय में वस्तु की जो है एक विशेषता संप्रत्यय का आधार बनती है। जैसे कि त्रिभुज के जो है तीनों कोणों का होना एक प्रधान विशेषता, इसीलिए जो है त्रिभुज के प्रत्यय को सरल प्रत्यय कहा जाएगा। तो दूसरा नंबर है यह समुच्चय बोधक संप्रत्यय जिसको हम कंजक्टिव कंसेप्ट बोलते हैं। इस प्रकार के संप्रत्यय में जो ऐसी वस्तुओं को एक वर्ग में रखा जाता है जिनमें एक से अधिक विशेषताएं सभी वस्तुओं में जो है समान रूप से उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए बॉलीवुड टीम को ले लीजिए। सारे लोग जो हैं वो वॉलीबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं वो एक ही दिशा में भागते हैं और एक ही जगह पे जो है बॉल को डालने के लिए वो भागते हैं। और इसकी चर्चा करते हुए जो है मार्गन तथा जो है शॉपलर ने कहा है कि यदि कई विशेषताओं के आधार पर किसी संप्रत्यय को परिभाषित किया जाए तो इसे जो है हम समुच्चय बोधक संप्रत्यय कहेंगे। इसके बाद तीसरा नंबर है नियोजक प्रत्यय जिसको हम डिसजंक्टिव संप्रत्यय कंसेप्ट बोलते हैं। इस प्रकार के जो है संप्रत्यय में वस्तुओं की जो है कई भिन्नताओं के बावजूद जो है इसमें कोई विशेषता जो है इनकी एक प्रदान होती है जिसके आधार पर इन्हें एक वर्ग में रखना जो है संभव होता है। जैसे हाथी कौवा हो गया, चूहा हो गया, अनेक जो है इनमें भिन्नताएं हैं लेकिन ये प्राणी हैं, सजीव हैं, इसलिए हम उनको एक कंसेप्ट में एक जगह पे रख लेते हैं। इसके बाद है चौथा नंबर संबंधात्मक प्रत्यय जिसको हम रिलेशनल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जब वस्तुओं को जो है उनकी भिन्नता समानता और भिन्नता की मात्रा के आधार पर एक वर्ग में रखा जाता है तो इसे संबंधात्मक संप्रत्यय कहा जाए। जैसे हल्का भारी, बड़ा छोटा जो है किंग मार्गन के तथा सैम्पलर के शब्दों में जो है मार्गन किंग ने कहा है कि संबंधात्मक जो है प्रत्यय उसे कहते हैं जिसकी जो है जिसे जो है तत्वों की विशेषताओं के आधार पर नहीं बल्कि जो है तत्वों के संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। इसके बाद जो है प्रत्यय रचना कैसे होता है आइए और इसको हम देख लेते हैं। या फिर संप्रत्यय सीखना यानी कंसेप्ट फॉर्मेशन या फिर कंसेप्ट लर्निंग। तो इसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि संप्रत्यय में जो है
जटिल कंसेप्ट इसका यह है कि प्रत्यय का विकास या फिर निर्माण कैसे होता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्यय विकास में कौन कौन से कारक जो हैं वो सहायक होते हैं और किस किस रूप में सहायक होते हैं। तो इन सब के पहले एक जान लेना ये चीज़ ज़रूरी है कि प्रत्यय का विकास जो है मनुष्य के साथ साथ पशु में भी होता है। और मनुष्य में जो है प्रत्यय विकास में भाषा का बड़ा योगदान रहता है। सच तो यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को छोड़कर सभी शब्द वास्तव में जो है प्रत्यय के प्रतीक हैं, और कारण जो है शब्द से किसी एक वस्तु या घटना का बोध नहीं होता, बल्कि वस्तु या फिर घटनाओं के जो है एक वर्ग का बोध होता है। और मनुष्य के साथ साथ जो है पशु में भी जो है प्रत्यय का विकास होता है। और प्रत्यय सीखने के जो है दो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं सहायक होती हैं। एक प्रक्रिया को सामान्यीकरण कहते हैं और दूसरी प्रक्रिया को भेदीकरण कहते हैं। सामान्यीकरण का जो है अर्थ यह है जब बालक किसी वस्तु में जो है प्रत्यय को सीख लेता है तो उस वस्तु के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया को दूसरी समान वस्तुओं के प्रति प्रयोग करने लग जाता है। जैसे किसी ने एक कुत्ता देखा और कुत्ता ही कुत्ता होता है, उसके जैसा जो है छोटा बड़ा हो लेकिन कुत्ता ही कहा जाएगा उसको। ऐसे ही कौवा देख लिया, कौवा कौवा काला होता है, तो उसको कौवा को देख लिया, आवाज़ भी सुन लिया, और अब उसके बाद चाहे जितने भी कौवे हैं, एक बच्चा जो है या फिर एक व्यक्ति जो है उसको कौवा की श्रेणी में रख सकता है। इसके बाद जो है संप्रत्यय रचना के सिद्धांत क्या है, तो आइए और इसको हम देख लेते हैं संप्रत्यय रचना के सिद्धांत। तो पहला है संयुक्त छाया चित्र सिद्धांत, जिसको हम कंपोजिट फोटोग्राफ थ्योरी बोलते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो है प्रत्यय निर्माण का आधार जो है पृथक्करण है। वुडवर्थ के अनुसार जो है भिन्न भिन्न वस्तुओं में जो है समान तत्वों को अलग कर लेना ही जो है संप्रत्यय सीखना या फिर संप्रत्यय रचना है। व्यक्ति जो है समान तत्वों वाली जो वस्तुओं को अन्य वस्तुओं में अलग करना सीख लेता है, और यही सीखना जो है प्रत्यय रचना या फिर निर्माण करना जो है वो कहलाता है। एक उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। एक बच्चा देखता है किसी खास पक्षी, खास तरह के पक्षी को जो लोग हैं कौवा कह रहे हैं, और इस प्रकार जो है पक्षी के समरूप तत्वों के समान विशेषताओं को समझ लेता है, तब वह जो है उन विशेषताओं वाले पक्षी को कौवा कह लेने लग जाता है। तो कौवा को तो कौवा बोलेगा, पर मैना आएगी तो फिर वो फंस जाता है। फिर वो किसी से पूछेगा इसको क्या बोलेंगे, तो लोग बोलेंगे मैना है, फिर वो मैना को छीन लेगा, फिर तोता को छीन लेगा। ऐसे ही वो धीरे धीरे सारी चीज़ों को, सारी पक्षियों को, या और जो भी चीज़ें हैं समाज में या फिर जो उसके लाइफ में, उसको वो सीख लेता है। इसके बाद दूसरा नंबर है सक्रिय खोज सिद्धांत। आइए और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं सक्रिय खोज सिद्धांत को। यह सिद्धांत जो है सामान्यीकरण को जो है प्रत्यय प्राप्ति का आधार मानता है, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है प्रत्यय के विकास में जो है व्यक्ति का जो है सक्रिय सहयोग रहता है। स्मरण रखना चाहिए कि संयुक्त छाया चित्र जो है सिद्धांत प्रत्यय विकास में जो है व्यक्ति के सक्रिय प्रयास को जो है गौण मानता है। सक्रिय खोज सिद्धांत के अनुसार पहले व्यक्ति एक परिकल्पना का निर्माण करता है, फिर अपने अनुभव के आधार पर उसकी जांच करता है और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाता है, जिससे एक खास प्रत्यय का निर्माण होता है। जैसे कुत्ते को बच्चा जो है कहना सीखता है, एक प्रत्यय निर्माण होता है। वुडवर्थ ने जो है सामान्यीकरण के महत्व को स्वीकार किया है और कहा है कि प्रत्यय की उत्पत्ति जो है परिकल्पना से होती है, जिसकी जांच व्यक्ति उस वर्ग के जो है अन्य नमूनों के आधार पर करता है। इस सिद्धांत के आधार पर वयस्कों में जो है प्रत्यय निर्माण की व्याख्या अधिक हो पाती है। वयस्क व्यक्तियों में प्रत्यय का विकास अधिक नियंत्रित होता है। व्यक्ति अपने सक्रिय प्रयासों की सहायता से किसी प्रत्यय को सीखता है, और विशिष्ट प्रत्यय के विकास में यह बात देखी जाती है। इंग्लिश के अध्ययन में, इंग्लिश ने 1922 में कहा कि इस बात का जो है परिणाम भी उन्हें मिलता है। परंतु जो यह सिद्धांत ये प्रत्यय रचना की जो है पूर्ण व्याख्या करने में असफल है, और इसका एक कारण यह है कि इसमें जो है तार्किक संगति पहले जो है सैद्धांतिक की अपेक्षा कम है। दूसरा कारण यह है कि बच्चों में जो है संप्रत्यय रचना की व्याख्या करने से यह सिद्धांत सफल नहीं है। तीसरा यह है कि पशुओं के जो है प्रत्यय विकास की व्याख्या केवल इस सिद्धांत से संभव नहीं है, क्योंकि पशुओं के जो है विचार विमर्श में कमी पाई जाती है। इसलिए बिनाके ने कहा कि प्रत्यय रचना की जो है एकमात्र व्याख्या रूप में जो है यह सिद्धांत सफल नहीं है। तो मेरा तो अपना पर्सनली मानना है कि पहले के समय में जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने किसी भी चीज़ का जो है परिभाषा दिया, उसमें से करीब करीब 80 से 85% जो परिभाषाएं हैं वो आज के समय के लिए है ही नहीं, फिर भी उस समय वो बेहतर थी। इसके बाद है संप्रत्यय विकास के कारक। पहला नंबर है स्थानांतरण। इसको हम देख लेते हैं, फिर भिन्नता देख लेंगे।
आइए और स्थानांतरण को हम देख लेते हैं। ट्रांसफर, संप्रत्य विकास यानी फैक्टर ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट। प्रत्यय रचना पर स्थानांतरण का जो है गहरा प्रभाव पड़ता है और स्थानांतरण के जो दो प्रकार होते हैं जिन्हें धनात्मक स्थानांतरण तथा नकारात्मक यानी निगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। साधारणतः जो है धनात्मक स्थानांतरण से प्रत्यय रचना में सहायता मिलती है। धनात्मक स्थानांतरण का अर्थ यह है कि पहला अनुभव या फिर शिक्षण जो है दूसरे अनुभव या शिक्षण को हासिल करने में मदद करे। ऐसा जब होता है तब उत्तेजनाएं या फिर परिस्थितियां समान हो परंतु प्रतिक्रियाएं जो है वो जो परिस्थितियां भिन्न हो परंतु जो है प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्सेज जो है वो समान। यदि समान व्यक्तियों में जो है समान क्रियाएं अपेक्षित हो तभी धनात्मक प्रभाव देखा जाता है, जबकि दूसरी ओर नकारात्मक स्थानांतरण प्रत्यय को सीखने में बाधित होता है और ऐसा तब होता है जब समान परिस्थितियों में जो है भिन्न भिन्न जो है प्रतिक्रियाएं अपेक्षित होती हैं। दूसरा नंबर है भिन्नता। प्रत्यय विकास का जो एक प्रधान निर्धारक उत्तेजनाओं की भिन्नता है और इसका अर्थ है कि जिन वस्तुओं में जो है समरूप तत्वों को अलग अलग होने की विशेषता पाई जाती है उनके संबंध में प्रत्यय का विकास जो है ये जल्दी से होता है। और जब वस्तुओं में जो है समरूप तत्व संगठित होते हैं तो प्रत्यय रचना जो है बड़ी आसानी से हो जाती है। और हल ने जो है इसके बारे में अध्ययन किया 1920 में और उन्होंने अपने अध्ययन में देखा कि भिन्न भिन्न वस्तुओं एवं परिस्थितियों में समरूप तत्वों को जो है जितने आसानी से अलग करना संभव हुआ प्रत्यय का विकास जो है उतनी आसानी से संभव हो सका। तीसरा नंबर है सामग्री परिचालन योग्यता। सामग्रियों को परिचालन की योग्यता होने पर जो है प्रत्यय रचना आसान बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो है समान विशेषताओं वाले समरूप तत्वों से जो है संबंधित सामग्रियों की पहचान तथा जो है व्यवस्थित करने की योग्यता में जो है योग्यता जो है व्यक्ति में अधिक प्रत्यय का विकास जो है जल्दी हो जाता है, परंतु जो व्यक्ति जब किसी में जो है इस योग्यता की कमी होती है तो वह जो है अनुकूल प्रत्यय को जल्दी नहीं सीख पाता है। चौथा है निर्देश। प्रत्यय विकास के निर्देशन पर का भी जो है अर्थ जो है असर पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि वो समरूप तत्वों की खोज करने का प्रयास करे जिससे जो प्रत्यय निर्माण में सुविधा हो, दूसरी ओर यदि उसे किसी तरह का निर्देश नहीं दिया जाता है तो उसे जो है प्रत्यय के विकास में उसके काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। इसके बाद है पांचवा संगत एवं उपलब्ध सूचनाएं। किसी प्रत्यय को सीखते समय जब संगत सूचनाएं उपलब्ध होती हैं तो उस प्रत्यय को जो है सीखने में आसानी होती है, लेकिन जब एक समय में केवल एक या फिर दो सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो संप्रत्यय को सीखने में कठिनाई होती है। यदि बच्चे से कहा जाए कौवा एक पक्षी है जिसका रंग काला होता है तो वो जो है इस पर सीख नहीं पाएगा, क्योंकि जो है वो केवल कौवा को ही नहीं कोयल को भी कौवा ही समझ जाएगा। इसके बाद छठा है बुद्धि। लेकिन उसके बारे में कुछ चीज़ें बता दी जाए, उसकी विशेषताओं को बता दिया जाए कौवा की कि वो काँव काँव बोलता है तो फिर बच्चा आसानी से उस चीज़ को समझ जाएगा। छठा नंबर है बुद्धि। बुद्धि का जो है ये प्रत्यय विकास के साथ जो है गहरा संबंध है और बुद्धि अधिक होने पर जो है प्रत्यय विषय जो है ये आसान बन जाता है। वहीं जब बुद्धि कम होता है तो ये प्रत्यय सीखना या प्रत्यय रचना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। इसके बाद सातवां नंबर है यह है सामाजिक आर्थिक स्थिति। प्रत्यय के विकास पर जो है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। विश्वास किया जाता है कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अच्छे होने पर प्रत्यय का विकास जो है ये जल्दी होता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब होने पर प्रत्यय निर्माण में कठिनाई होती है, परंतु यह केवल जो है एक परिकल्पना है। आठवां नंबर है शब्द भंडार। भैया शब्द भंडार आपके पास अच्छा है तो फिर ज़्यादा है तो फिर प्रत्यय निर्माण होगा, नहीं होने पर नहीं होगा। शब्दों का भंडार भी तो होना चाहिए सीखने के लिए। इसके बाद है शिक्षा और संप्रत्यय विकास। इन दोनों के बीच को रिलेशन देख लेते हैं ताकि बेहतरीन तरह से हमें समझ में आ जाए और चैप्टर हमारा अंत हो जाए चैप्टर का। तो दोस्तों इसके बाद एक चैप्टर होगा 14 और 14 के बाद जब चैप्टर नंबर 15 आएगा वो 3 से 4 घंटे का चैप्टर है। तो मैं आज ही पहले बता देता हूँ, थोड़ा बुद्धि से रिलेटेड होगा चैप्टर और आई थिंक कि वो एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होगा, तो बहुत ही जल्द वो भी आने वाला है। तो आइए और देख लेते हैं संप्रत्यय विकास और शिक्षा में क्या एक समानता है और क्या अलग है। तो प्रत्यय विकास में जो है बालकों को अपने शिक्षकों की जो है बातों को समझने में दुविधा होती है। जिस हद तक उन्हें जो है उनके जो है संप्रत्यय विकसित होते हैं उसे हद तक वे जो है
शिक्षक द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन से लाभान्वित होते हैं। भैया कंसेप्ट जितना बच्चे का क्लियर होगा उतना ही ज़्यादा शिक्षक जो पढ़ाएगा उसको वो फायदा होगा। दूसरा नंबर है कि संप्रदाय विकास के अध्ययन से जो है शिक्षक को भिन्न भिन्न स्तरों या फिर भिन्न भिन्न आयु के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बनाने में सुविधा होती है। तो कंसेप्ट जान लिया बच्चे का भी, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बच्चे को उसी हिसाब से वो दे सकते हैं पढ़ने के लिए। तीसरा नंबर है कि अध्ययनों से पता चलता है कि शैक्षिक जो है उपलब्धि तथा संप्रदाय विकास के बीच जो है धनात्मक सहसंबंध होता है, और जिन बालकों में संप्रदाय विकास अधिक होता है उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी जो है वर्ग में अन्य बालकों से अधिक होती है। तो कंसेप्ट अच्छा है तो फिर बच्चा पढ़ेगा भी अच्छे तरीके से। इसके बाद चौथा नंबर है कि संप्रदाय विकास के अध्ययन में जो है शिक्षक को जो है अपने निर्देश के चयन में मदद मिलती है, और कुछ बालक अमूर्त चिंतन में जो अधिक रुचि लेते हैं जबकि कुछ अन्य मूर्त चिंतन में। इसका लाभ उठाकर जो है शिक्षक दोनों तरह के बालकों के लिए अलग अलग अनुकूल निर्देश का जो है उपयोग करेंगे और तब जाके बच्चों की जो है शिक्षा वो सफल हो जाती है। पांचवा नंबर है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का जो है सर्वांगीण विकास है अथवा समग्र विकास है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में संप्रदाय विकास अध्ययन में काफ़ी सहायता मिलती है, कारण संप्रदाय से जो है संबंधित अपनी जानकारी उठाकर शिक्षक जो है शिक्षकगण जो है बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 13 भाषा विकास और संप्रदाय विकास। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब 14 नंबर जो है ये मानव भिन्नता है, इसको हम कल पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, फिर अगले दिन।